हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने हरियाणा पॉलिटी के ऊपर कल एक क्लास करवाई थी अपने ही चैनल पे। आप पहले उसको देख लो। थोड़ा सा ब्रीफ दिया था मैंने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी के कंटिन्यूटी में हम स्टार्ट करेंगे और ये थोड़ा सा डीप में होगा क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। ठीक है, अगर आपको हरियाणा की पॉलिटी समझनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे इवोल्व हुआ है एज ए स्टेट। जो आज आप मॉडर्न टाइम में देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, वो पहले किसी प्रेसिडेंसी का पार्ट होता था, वो किसी फिर उसके बाद वो एक प्रोविंस का पार्ट होता था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बोलते थे, जो कि मैं भी कराऊंगी आपको। तो वो एक फाउंडेशन है, आप उसको समझ लेंगे उसके बाद आपको पॉलिटी बहुत ईजी लगेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसी के बेस पे मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने एक एमसीक्यू एक वीडियो डाली थी। इसी कंटेंट के बेस पे मैं एक एमसीक्यू की वीडियो डालूंगी, आप वो कर लेना। उसके बाद आप सॉर्टेड हो हरियाणा की पॉलिटी के लिए। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एक हिस्टोरिकल एनालिसिस देखेंगे हम कि कैसे ये रीजन फॉर्म हुआ हरियाणा, जो आज हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं। ट्रीटी ऑफ सरजी अंजनगांव की ट्रीटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1803 में होती है जो। और कैसे वो 1932 से आते आते 1932 तक आते आते कैसे वो एक इतना रूप ले लेता है कि अब तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब हरियाणा अलग ही करना पड़ेगा। तो वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो 1803 में सरजी अंजनगांव की ट्रीटी होती है, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद 1809 में अमृतसर की ट्रीटी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। फिर उसके बाद 1834 में कैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंडर आता है। फिर 1858 में जो 1857 का रिवोल्ट होता है, उसके बाद कैसे दिल्ली और पंजाब का सिनेरियो कैसे चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे करते करते हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या था। 1803 और 10 के टाइम पे मराठा रूल कर रहे थे, जो हरियाणा का रीजन है इस पे। ठीक है, अब उससे पहले मुगल थे। ठीक है, और अंग्रेज 1600 में ही आ गए थे इंडिया में। ये तो हुई बहुत बैकग्राउंड की बात। ठीक है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम बस यहीं पढ़ेंगे कि इस टाइम पे 1803 के टाइम पे यहाँ पे मराठा रूल कर रहे थे। ठीक है, तो 1803 से पहले मैंने बताया जैसे कि मुगल रूल करते थे। ठीक है, उसके बाद 1803 में ट्रीटी होती है सरजी अंजनगांव की। ठीक है, तो ब्रिटिश की एंट्री हो जाती है। फिर 1809 से 10 तक आते आते ये फुल्ली ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाती है, ये वाली टेरिटरी जो आज हम हरियाणा बोलते हैं। उसके बाद अब मैंने बताया आपको जो ब्रिटिश थे। फिर उसके बाद एक, हाँ, जब ये ट्रीटी होती है सरजी अंजनगांव की और अमृतसर की ट्रीटी होती है, फाइनली 1809 और 10 के आते आते बिल्कुल कंट्रोल, पूरा कंट्रोल में आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हरियाणा। तो फिर ये एक अपना, आपको पता ही होगा, ये रेजिडेंट अपॉइंट करते थे। ठीक है, जिस एरिया पे ये रूल करते थे वहाँ पे इनका एक रेजिडेंट रहता था। तो ये रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं और रेजिडेंट का नाम था चार्ल्स मेटकाल्फ। ठीक है, ये पहला अपॉइंटी था। ठीक है, फर्स्ट रेजिडेंट था हरियाणा का। द रीजन वॉज इनिशियली प्लेस्ड अंडर बंगाल प्रेसिडेंसी। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। ठीक है, उसमें भी कानपुर जनपद का पार्ट था और उसकी आगरा कैपिटल होती थी। ये मैंने आपको कल की वीडियो में कराया था। फिर उसके बाद देखते हैं द ग्रेट डिवीजन ऑफ 1805 द इनसाइड टेरिटरी। अब ये रूल कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अंग्रेज एक काम में बहुत अच्छे थे। इनको टेरिटरी को, मतलब ये बड़ी टेरिटरी को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके ये बहुत अच्छे से रूल करते थे, ताकि कुछ भी इनसे मिस ना हो। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ों पे ये कंट्रोल कर पाए। तो इन्होंने हरियाणा को भी कैसे कंट्रोल करा, अब देखते हैं। इन्होंने हरियाणा को दो पार्ट में डिवाइड करा, इनसाइड टेरिटरी एंड आउटसाइड टेरिटरी। ठीक है, तो जो इनसाइड टेरिटरी थी वो कंपनी रूल के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स बनाए इन्होंने ऐसे। मैं बताऊंगी कि कैसे। यमुना, देखो ये रिवर है, यमुना रिवर, इसके 60 किलोमीटर इस साइड और 60 किलोमीटर इस साइड। ठीक है, इन्होंने ये एक कॉरिडोर बनाया कि भाई ऐसे हम इस पर रूल करेंगे। ए सेंट्रलाइज्ड एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये आ गया अंडर कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था। जो जनरल लेक थे एंड बार्लो एस्टेब्लिश दिस डिवीजन टू सिक्योर यमुना कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को सिक्योर करना चाहते थे, ये एक इनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था। अब देखते हैं इनसाइड जो टेरिटरी थी उसमें जो एरिया था वो कौन कौन सा आता था। पानीपत आता था,
संभाल, सोनीपत, गन्नौर, रेवाड़ी, ये जो रेवाड़ी परगना था ये आता था, इसमें रेवाड़ी, नू और हातिन का एरिया था वो आता था। ठीक है, और ये बफर जो बना के रखते थे, स्ट्रेटेजिक बफर, ऑल एरियाज विद इन 60 किलोमीटर ऑफ द यमुना रिवर। ये मैंने आपको बताया कि 60 किलोमीटर इस साइड यमुना के और 60 किलोमीटर इस साइड, ये इन्होंने इनसाइड टेरिटरी बोला, और ये डायरेक्ट कंट्रोल में था ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब इन्होंने आउटसाइड टेरिटरी का क्या करा, ये इन्होंने क्या करा, जो इनके लॉयल थे ना, फ्यूडल्स थे, जो जो इन एरिया के जो लोकल रूलर्स थे, ठीक है, जो इनके वफादार थे, हालांकि वो एंटी नेशनल्स थे लेकिन इनके लॉयल थे वो, तो वो एरिया इन्होंने उनको दे दिया। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अब देखो, पेरीफेरल जो यमुना कॉरिडोर बनाया इन्होंने 60 किलोमीटर यमुना की इस साइड और वेस्ट और इस साइड वाला, उसके बाद एक पेरीफेरल मतलब इसकी पेरीफ्री में भी एक जोन बनाया, वर डेलीगेटेड टू ट्रस्टेड लोकल रूलर्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी विदाउट डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल नहीं था, मतलब कंपनी का रूल नहीं था, लेकिन इनके थ्रू, फ्यूडल्स के थ्रू करवा रहे थे। अब देखो, जैसे कि राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगना की 87 विलेजेस दिए गए। हालांकि इनसाइड टेरिटरी में रेवाड़ी परगना आता था, रेवाड़ी, नू और हतीन का एरिया, लेकिन बहुत बड़ा एरिया था, तो उसमें से 87 विलेज राव तेज सिंह को मिले। एक थे मुर्तजा खान, इसको होडल का एरिया मिला। तलब खान, इनको पटौदी का एरिया मिला। अहमद बख्श खान, इसको फिरोजपुर झिरका का एरिया मिला। मोहम्मद अली खान अफरीदी, इसको पलवल का मिला। बेगम सामरू, इनको गुड़गांव और करनाल का एरिया मिला। बम्बू खान थे, इनको रोहतक, कलानौर, झज्जर, बेरी, हांसी और हिसार वाला एरिया मिला। ठीक है, ये यहाँ पे कंट्रोल इनका था। अब नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट पढ़ते हैं कि कैसे 1833 से 1858 तक आते आते, मतलब इसके बीच में कैसे शिफ्ट रहा, ठीक है, पावर का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। अब देखो क्या होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, ठीक है, वो इसमें पूरा, हाँ जी, तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसके अंडर ये पूरा एरिया आता था। 1833 के आते आते अंग्रेजों ने क्या करा, बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को अलग कर दिया इसमें से, इसको बोला गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी को थोड़ा लिमिट कर दिया। इसका जो एरिया था, फॉर एग्जांपल ये पूरी थी, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया था कानपुर जनपद, उसकी आगरा कैपिटल थी, और कानपुर जनपद का हरियाणा हिस्सा होता था, लेकिन ये कलेक्टिवली पूरा किस में आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। अब इन्होंने 1833-34 में बंगाल प्रेसिडेंसी को ही डिवाइड कर दिया, और हरियाणा वॉज ट्रांसफर्ड टू द न्यूली फॉर्म्ड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, उसमें डाल दिया, और इसके 6 डिवीजन करे इन्होंने, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के इन्होंने 6 डिवीजन करे, ठीक है, उनमें से एक डिवीजन था दिल्ली डिवीजन, ठीक है, और उसमें हरियाणा को प्लेस करा गया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हरियाणा जब 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड करा गया और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बना, तो किस डिवीजन में आया हरियाणा, तो दिल्ली डिवीजन में आया, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट रिमेन्ड स्टेबल अंटिल द अपील ऑफ 1857। अब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उससे पहले थोड़ा पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थी वो थोड़ा स्टेबल थी इस एरिया में। अब देखते हैं 1857 के बाद, रिवोल्ट के बाद हुआ क्या। अब फरवरी 1858 में, जब 1857 की क्रांति हो जाती है, फरवरी 1858 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हरियाणा को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से हटाकर पंजाब में सबमर्ज कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने पंजाब में क्यों करा, देखो इनका दिमाग तो ऐसे चलता ही था कि भाई फूट डालो राज करो की नीति को ये मानते थे। तो इनका स्ट्रेटेजिक रेशनल देखो, इसके पीछे गोल क्या था, टू प्रिवेंट ए यूनिफाइड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, क्योंकि 1857 में ऑलरेडी एक रिवोल्ट हो चुका था इनके अगेंस्ट। ये नहीं चाहते थे सारे लोग इकट्ठे हो गए इनके अगेंस्ट और बड़े लेवल पर, इन्होंने जैसे तैसे करके सप्रेस कर दिया 1857 का रिवोल्ट, लेकिन इनको ये डर भी तो था कि मास लेवल पे कभी ना हो जाए, तो ये इंडिया के लोगों को आपस में ही लड़ाते रहते थे। तो सबसे मेन रीज़न था, इन्होंने पंजाब के
अंडर ये वाला एरिया लेके आ गए ये हरियाणा, जो कि हिंदी स्पीकिंग एरिया था। अब पंजाब का था पंजाबी स्पीकिंग एरिया। अब इन दोनों में ही क्या बोलते हैं, लड़ाई होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जो मेन गोल था कि इनको आज़ादी चाहिए थी, ठीक है, इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो ये भूल ही गए क्योंकि ये आपस में ही लड़ते रहे। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए इन्होंने इस नीति को अंजाम दिया। ठीक है, अब डिवाइड एंड रूल की मैंने आपको बताया। ठीक है, डायल्यूटिंग द कल्चरल यूनिटी ऑफ द रीजन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कैसे अवेकनिंग हुई, पॉलिटिकल आइडेंटिटी उभर के आई और उन्होंने कैसे डिमांड करी कि हरियाणा को एज ए सेपरेट स्टेट बनाओ। ठीक है, तो देखते हैं 1907 में सबसे पहले लाला लाजपत राय और आसिफ अली ने पहली बार डिमांड करी कि भाई पंजाब से ये अलग होना चाहिए हरियाणा। और जो लाला लाजपत राय थे, वैसे तो ये पंजाब से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका जो बर्थ प्लेस है वो पंजाब है, लेकिन इनका मोस्ट ऑफ टाइम इनका हरियाणा में ही गुजरा, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे, इनके जो फादर साहब थे, वो टीचर थे। ठीक है, हरियाणा में। तो यहाँ यहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग वगैरह और कॉलेज वगैरह यहीं से किया। तो और उन्होंने 1888 में जो ये फोर्थ सेशन था कांग्रेस का, इन्होंने हिसार को रिप्रेजेंट भी करा था। उसके बाद 1923 में स्वामी सत्यानंद ने, जो कि लाहौर से थे, इन्होंने फिर से सेपरेट हरियाणा को सेपरेट करने की मांग रखी। और इन्होंने बोला कि भाई दिल्ली के साथ मर्जर कर दो इनको और दिल्ली को कैपिटल बना दो हरियाणा की, क्योंकि दिल्ली भी हिंदी स्पीकिंग एरिया था, हरियाणा भी हिंदी स्पीकिंग एरिया था। उसके बाद 1925 में क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस होती है और उनमें एक पीरजादा मोहम्मद हुसैन करके थे। ठीक है, जो कि महम से रोहतक से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी सपोर्ट करा इस सेपरेशन को कि हरियाणा को अलग करा जाए ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट को लेते हुए इन्होंने कहा कि भाई हरियाणा को अलग करना चाहिए। अब देखते हैं कैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड कैसे वो ग्रो करा हरियाणा को सेपरेट करने के लिए। 1928 से 29 तक का देखते हैं हम। द कांग्रेस प्लेटफॉर्म 1928, दिल्ली कांग्रेस कमेटी बनती है। ठीक है, फॉर्मली रिकमेंड द सेपरेशन ऑफ, जो ये दिल्ली कांग्रेस कमेटी थी, इसने 1928 में हरियाणा और पंजाब का जो बोल रहे थे कि सेपरेट करा जाए, ये फॉर्मली रिकमेंड करते हैं। उसके बाद एक जाट महासम्मेलन होता है 1929 में। ठीक है, आगरा में। और इनके जो फिगर थे वो सर छोटू राम थे और इन्होंने भी इसको बोला। ठीक है, इन्होंने भी डिमांड रखी कि हरियाणा को अलग ही करना चाहिए। ठीक है, फिर 1929 में द डिमांड हैड ट्रांसजेंडेड लोकल ग्रीवेंस टू बिकम ए कंसेंसस इशू अक्रॉस पॉलिटिकल एंड कास्ट लाइंस। अब भाई लोगों को पता चलने लग गया था कि ये मुद्दा उठ रहा है। ठीक है, तो उनका सपोर्ट भी मिलने लग गया था। अब कैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये जो डिमांड है, ये इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिकॉग्निशन मिलता है। अब पैरेलल क्या चल रहा था इंडिया में इस टाइम पर, 1931-32 के टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ठीक है, अब वो मॉडर्न हिस्ट्री का अलग पार्ट है, लेकिन बस मैं एक रेफरेंस के तौर पे बता रही हूँ ताकि आपको कनेक्शन थोड़ा सा फील हो कि यहाँ पे कैसे हरियाणा से कैसी चीज़ें जुड़ी हैं। अब 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, और ये डिमांड वहाँ पे रखी जाती है कि भाई हिंदी स्पीकिंग एरिया है हरियाणा का, जो कि पंजाब के अंदर मिला दिया गया है, मतलब जो कि पंजाब का पूरा एरिया है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग है। ठीक है, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पे बोला गया कि भाई उसको अलग करो। द डिमांड फॉर द सेपरेट हिंदी स्पीकिंग स्टेट इज रेज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और इन्होंने क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी ने इस मांग को सपोर्ट करा था। ठीक है, अब 1932 में देश बंधु गुप्ता करके एक थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने अपने अखबार में, इनका एक अखबार था तेज अखबार, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है ये, क्योंकि ये न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बड़े आते हैं। तो देशबंधु गुप्ता का तेज अखबार था और इन्होंने इस अखबार में ये सेपरेट डिमांड की हरियाणा को लेके, इन्होंने ये लिखा था इसके बारे में। अब रतिराम गुप्ता, रियल नाम तो इनका रतिराम गुप्ता था, लेकिन देशबंधु गुप्ता और दीन बंधु गुप्ता इनको टाइटल दिए गए थे। गांधी ने इनको टाइटल दिया था, एक दीन बंधु भी बोलते थे इनको।
ठीक है, बाय महात्मा गांधी। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी ने इनको टाइटल दिया था। अब देख लेते हैं, अब देखो एक बार समरी कर लेते हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो के लास्ट में कराती हूँ। 1803 में ब्रिटिश एंट्री होती है इंडिया में, नहीं हरियाणा के सिनेरियो में, ठीक है, जो कि सर जी अंजनगांव की जो ट्रीटी होती है, ठीक है। फिर 1805 में मैंने आपको बताया कि इनसाइड और आउटसाइड का डिवीजन होता है, ठीक है। जो वो रीजन आते हैं इनसाइड में तो ये खुद डायरेक्ट रूल करते हैं, आउटसाइड वाले रीजन में ये जो फ्यूडल्स होते हैं, जो इनके लोकल्स, जो लोकल वहाँ के रूलर थे और जो इनके लॉयल थे, वो उनको दे देते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। फिर 1833 में मैंने बताया कि कैसे बंगाल प्रेसिडेंसी से एक हिस्सा काट के और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बोला जाता है, ठीक है, और दिल्ली डिवीज़न के अंदर आता है क्या बोलते हैं, हरियाणा। 1858 में 1857 की रिवोल्ट के बाद जो 1858 में इन्होंने क्या करा, पंजाब के अंदर मर्ज कर दिया, मैंने आपको रीजन बता ही दिया। फिर 1907 में पहली बार, ठीक है, लाला लाजपत राय पहली बार सेपरेशन की डिमांड रखते हैं। 1932 में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। By 1932, the argument was no longer about administrative borders, but about the recognition of distinct Hindi-speaking identity that had outgrown its colonial confines. ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। अब इसके बाद हम ऑलमोस्ट हो ही गया कि थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था ये आज मैंने कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर से, मतलब एक्चुअल में पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे हरियाणा की, और इस कंटेंट के बेस पे जो जो आज हमने पढ़ा है मैं इस पे MCQ करा दूँगी, ताकि ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।